नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत गिरिडीह की खबर के साथ करेंगे। गिरिडीह के सरिया और बिरनी प्रखंड में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों प्रखंडों के करीब 6 गांवों में बीती देर रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। करीब 5 एकड़ में लगी फसल को हाथियों ने रौंद डाला और साथ ही कंपाउंड की बाउंड्री को भी तोड़ दिया। हाथियों ने घर को भी ध्वस्त कर दिया, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। गनीमत रही कि परिवार के सदस्यों ने घर से भागकर अपनी जान बचाई। आपको बताते चले कि इन दिनों हाथियों के झुंड का आतंक जिले के जंगली इलाकों में लगातार देखने को मिल रहा है। वन विभाग नुकसान के बाद मुआवजा तो दे रहा है, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान पर लापरवाह बना हुआ है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां सरिया और बिरनी में देखिए हाथियों ने किस तरह से उत्पात मचाया है, घरों और फसलों को किस तरह से बर्बाद किया है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से जंगली हाथी जो है वो लगातार इलाके में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग जो है वो स्थायी समाधान नहीं निकाल रहा है। इसी दरमियान मेरे पास सामने यहाँ टेम्पू लगा जो, तो हाथी आया दौड़ से। जब टेम्पू हटाया तो हम भाग के जब निकले गेट खोल के, तो हम लोग को जान बचाते बचाते हम लोग, तो दो मेरे एक बच्ची और एक मेरी वाइफ है, हम लोग दोनों यहीं थे सोए हुए रात को। उसके बाद जब भागे यहाँ से, तो इसी बीच में देखे हाथी लोग, तो हम लोग जान बचा के भागे। जिसमें मेरा बकरा था 2-3 गो, एक बकरा देखिए बाहर निकाल के रखे गया हुआ है, 2 बकरा तो अंदर दबा हुआ है, और प्लस अनाज जो भी है सो अंदर से निकाल के खाइए गया। प्लस इसके अंदर बर्तन, हड़िया बर्तन और करीब 18,000 का मशीन है, जो मशीन पानी चलाने वाला चीज होता है। कहने को तो लोगों को मुआवजा के नाम पर राशि मिल जा रही है, लेकिन हाथियों को लेकर के जो एक मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए कि हाथियों को कैसे इस इलाके से खदेड़ा जाए, इसके लिए हमको वन विभाग कहीं गंभीर नहीं दिखती है। कई लोगों की जानें जा चुकी है, कई लोगों का मकान टूट चुका है। मुआवजा तो मिल जाता है, लेकिन जिसकी जान चली जाती है उसका जान वापस नहीं आता। इसलिए मैं वन विभाग से आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में इन हाथियों का जो झुंड है, जो हमारे इलाके, हमारे जंगलों के इलाके में घूम रहा है और हमारे रिहायशी इलाकों में आकर के ये जो तांडव मचा रहे हैं। और झारखंड का पारा हर दिन अपनी नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। सूरज की बढ़ती तपिश के बाद जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे भूगर्भ जल का स्तर नीचे की ओर जा रहा है और ग्रामीण इलाकों में जल के तमाम स्रोत सूखते जा रहे हैं, जिससे पेयजल की भारी संकट पैदा हो गई है। जबकि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग कागजी दावों के दम पर अपना पल्ला झाड़ने में लगा है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड के बढ़ते पारा ने हर किसी को हैरान कर दिया है। राज्य के 24 जिलों में पारा 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच गया है। तेजी से बढ़ते पारा और उतनी ही तेजी से गिरते जल स्तर ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में पेयजल का संकट गहराने लगा है। बात चाहे जल मीनार की हो या चापानल की, बढ़ती गर्मी में ऐसे तमाम जल स्रोत दम तोड़ चुके हैं। रांची के राजा उलातू पंचायत की हकीकत जल संकट को बयां करने के लिए काफी है। 3 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है, पर खराब सोलर जल मीनार को दुरुस्त करने वाला विभाग का कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं पहुंचा। शिकायत ऐसे तो वार्ड मेंबर के द्वारा भी किया गया और मुखिया के यहाँ भी बात को रखी गई, फिर भी इस पर कोई पहल नहीं हुई है। तो अभी कैसे अभी तो पानी के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अभी जमीन विभाग का लोग आया नहीं? नहीं, अभी पेयजल विभाग से कोई नहीं आया अभी तक। लगभग 3 साल से खराब है और इससे परेशानी तो बहुत हो रही है। इससे पहले जब ठीक था तो उस समय लोगों को काफ़ी सुविधा हो रही थी, पीने के लिए पानी मिल जा रहा था। और अंदर में चापाकल जो है वो एक ठो है, तो एक ठो से पूरा गांव के लिए सूटेबल नहीं होता है। रांची जिले के ज्यादातर गांव में शुद्ध पेयजल का संकट सालों से जारी है। गांव में लगे चापानल कब के दम तोड़ चुके हैं। जो बचे हैं उन पर पूरे गांव का भार है। मतलब कई ऐसे गांव हैं जिसमें मात्र एक चापानल की बदौलत लोगों की प्यास बुझती है। बात चाहे मुखिया की हो या विधायक की, ऐसे खराब चापानल को दुरुस्त करने के मामले में सभी फिसड्डी साबित हो रहे हैं। ग्रामीणों से खराब चापानल को दुरुस्त करने के लिए आवेदन तो जरूर लिए जाते हैं, पर ऐसे आवेदन रद्दी कागज से ज्यादा कुछ और नहीं। छोटा कुआं है, वहाँ से लाते हैं। कितनी दूर है? हाँ, भी अटा गया पानी, वहाँ भी अटा पूरा सूख गया। अच्छा, पानी नहीं आया तो पानी कहाँ से रहेगा? तो आप लोग बोले नहीं, शिकायत नहीं किए चापानल के लेके? बोले जाके पंचायत में तो बोलते हैं बना देंगे, आज तक बनाइए नहीं रहे हैं। अब मुखिया को? मुखिया को भी जाके बोले हैं।
तो क्या बोलता वो है? बोले एक ठो बोरिंग पास हुआ है, देंगे देंगे, आज तक बोरिंग देते रह गई। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने अभी हाल ही में कागजी आंकड़ों की बदौलत राज्य में 70% से ज्यादा चापानल के चालू रहने का दावा किया था। विभाग के इन दावों की हकीकत को राजा उलातू पंचायत से बखूबी समझा जा सकता है। लोग पेयजल की किल्लत से परेशान हैं और विभाग के अधिकारी चैन की नींद सो रहे हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। पतरातू डैम का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है। फिलहाल डैम का जलस्तर 1321.9 रेडियस के लेवल पर है और भीषण गर्मी में डैम के मुख्य जल का स्रोत नलकारी नदी पूरी तरह से सूख चुकी है। इसके कारण पतरातू डैम में पानी नहीं आ रहा है और डैम से सीसीएल को 10 क्यूसेक, जेएसपीएल को 2 क्यूसेक, पीवीयूएनएल और पीटीपीएस आवासीय क्षेत्र के लिए आधा क्यूसेक जलापूर्ति की जा रही है। रामगढ़ छावनी को भी यहीं से जलापूर्ति की जाती है और बताया गया है कि फिलहाल खतरे की बात नहीं है, लेकिन इसी तरह से गर्मी अगर जारी रही और बारिश नहीं हुई तो डैम के जलस्तर पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। अभी मैं मौजूद हूं पतरातू डैम में। पतरातू डैम का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। वर्तमान में बताया गया कि यहाँ का जल स्तर 1321.9 आरएल जो है यहाँ पर जल स्तर है। हालांकि खतरे की बात नहीं है, लेकिन भीषण गर्मी और इसमें जो जल स्रोत है नलकारी नदी पूरी तरीके से सूख चुका है। इसके कारण डैम में पानी की आवक, पानी कहीं से नहीं आ रहा है। यहाँ से सीसीएल को 10 क्यूसेक और जेएसपीएल को 2 क्यूसेक और यहाँ पर पीवीयूएनएल और पीटीपीएस को आधा क्यूसेक पानी की आपूर्ति की जाती है। सीसीएल द्वारा जो है पतरातू रामगढ़ आर्मी कैंट को पानी की आपूर्ति की जाती है। यहाँ से सिर्फ अभी जलापूर्ति के लिए ही पानी यहाँ से दिया जा रहा है और किसी काम में यहाँ का पानी फिलहाल जो है नहीं दिया जा रहा है। अभी यहाँ 1321.9 आरएल पानी मौजूद है, जो कि किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। और यहाँ का पानी जो सप्लाई सीधे पहले सीसीएल को जाता है। सीसीएल अपना एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाए हुए है और उस पानी को सप्लाई ये मिलिट्री कैंप रामगढ़ तक और अपना क्षेत्रीय अपने सीसीएल एरिया में वो अपना सप्लाई करती है। और कोडरमा के कर्मा में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है और शिलान्यास के बाद 3.5 सालों में महज 20% ही काम हो पाया है। कर्मा में 30 एकड़ जमीन पर करीब 383 करोड़ की लागत से 100 सीट वाले मेडिकल कॉलेज के अलावे 300 बेड वाले मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण काम किया जाना है। धीमे निर्माण कार्य पर केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नाराजगी जताते हुए काम में तेजी लाने का आदेश दिया है। पूरे मामले पर निर्माण कंपनी सिंप्लेक्स की ओर से कोरोना काल का हवाला देकर धीमी काम पर सफाई दी जा रही है। हमारे इधर में 150 वर्कर्स को टेस्ट किया गए थे, जिसमें से 79 को पॉजिटिव मिला था। उस टाइम मतलब अप्रैल और मई ये दोनों महीना बिल्कुल जीरो वर्क था लास्ट ईयर 2021 में। उसके बाद से हमने फिर इसका रीमोबिलाइज करके काम स्टार्ट करके ऐसा पोजीशन में आया है। प्लस नॉट ओनली कोविड, उसके छोड़ के और भी कुछ प्रॉब्लम्स था, सब मिला के इसलिए हमें 505 डेज का एक्सटेंशन मिला हुआ है। तो हर तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, किंतु गति में जो है उतना सुधार नहीं हुआ है और इसके लिए हम लोगों ने माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय स्वास्थ्य विभाग को भी इसके लिए कहा है और वो भी इस विषय में काफ़ी चिंतित है। उनके द्वारा भी लगातार फॉलोअप किया जा रहा है। मुझे आशा है कि ये जो स्लो स्पीड है वो अच्छा स्पीड होना चाहिए। अभी लगातार हम लोग बातचीत जब करेंगे और कोई समस्या अगर होती है स्थानीय रूप से तो उसके लिए जिला प्रशासन जो है। रांची में कल मौसम के मिजाज में नरमी देखने को मिली, तो वहीं बिजली विभाग की ओर से लोड शेडिंग नहीं किए जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। पूरे राज्य में कल शाम 1350 मेगावाट बिजली की आवश्यकता थी, जिसमें 150 मेगावाट की कमी देखने को मिली। हालांकि इसका असर रांची और जमशेदपुर में देखने को नहीं मिला। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता ओम प्रकाश। मौसम में नरमी के साथ ही बिजली की समस्या से भी लोगों को थोड़ी राहत मिली है। एक तरफ जहां चिलचिलाती गर्मी से राजधानी रांची समेत कई जिलों के लोगों को बारिश की वजह से थोड़ी राहत मिली है, दूसरी तरफ बिजली की अगर बात की जाए तो बिजली में भी लोगों को राहत मिली है। लोड शेडिंग न के बराबर है। पूरे राज्य में करीब अब तक 150 मेगावाट बिजली की ही जो लोड शेडिंग है वो रही, जिस वजह से बिजली कटौती की समस्या न के बराबर रही। वहीं राजधानी रांची या फिर जमशेदपुर की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल इसे जो पावर कट है, लोड शेडिंग है, उससे फ्री रखा गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए
जिस तरह से अगर मौसम के तरफ से नरमी देखने को मिली, उसी तरह से बिजली विभाग ने भी थोड़ी नरमी दिखा दी है और कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी रांची में बिजली की कटौती ने इन्वर्टर का बाजार गर्म कर दिया है। गर्मी की वजह से घरों में परेशान लोग इन्वर्टर खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें इन्वर्टर नहीं मिल पा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर की माने तो राजधानी रांची में अचानक इन्वर्टर का बाजार बढ़ गया है। वहीं पेट्रोल पंप पर भी डीजल खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि जनरेटर चलाने के लिए डीजल की खपत अचानक से बढ़ गई है। बहुत ही ज़्यादा बिजली कटने के कारण अचानक से रांची के लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, जिसके कारण इन्वर्टर बैटरी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे पास, और उसको हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके कारण लोग यहाँ पे हमारे इन्वर्टर बैटरी मिल नहीं पा रहा है जिनसे उनको। सर पहले की अपेक्षा अभी थोड़ी बढ़ गई है। इसके पीछे वजह सर कि अभी गर्मी भी अभी इतना तेज़ हो गया है, तो अभी बिजली कट भी रही है स्पेशल, और कट रहा है तो लोग जनरेटर चला रहे हैं, उसके लिए डीजल ले रहे हैं। और जेएमएम की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दो टूक जवाब दिया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि अगर मोमेंटम झारखंड में उनका या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का नाम आता है तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। एक भी आरोप सार्वजनिक रूप से सिद्ध कर दे तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं मोमेंटम झारखंड के संदर्भ में। और मैं तो कहता हूं ये बोलने वाली सरकार है, कुछ करे और करके दिखाए। आरोप लगाना नहीं, आरोप को सिद्ध करे। वो सार्वजनिक तौर पर मैं उनको चुनौती देता हूं। पत्थर खदान की लीज को लेकर खुद पर लगे बेहद गंभीर आरोपों पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में हेमंत ने कहा कि बीजेपी कोर्ट नहीं है और ना ही कानून। हेमंत ने आरोपों का ढिंढोरा पीटे जाने का बकवास बताते हुए सफाई तो दी, लेकिन सियासत दिल्ली से लेकर रांची तक बेहद गर्म जरूर हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। खुद पर लगे गंभीर आरोपों पर हेमंत ने तोड़ी चुप्पी। बीजेपी पर झल्लाए झारखंड के मुख्यमंत्री। अपनी अपनी बात रखती है, इसमें हाथ तो और ढिंडोरा पीटने का क्या मतलब है? खदान की आंच पर विरोधी को सीएम की नसीहत। क्या यार वो छोड़ो ना, आप कोर्ट नहीं हो, वो कोर्ट नहीं है, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कर दी है, जहां जवाब देना होगा वहां जवाब दिया जाएगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आरोप लगाया था कि मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नाम से खनिज का पट्टा लिया है। बीजेपी ने इसे लेकर राज्यपाल को पहले चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद खनन पट्टे की लीज वाला मामला प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, चुनाव आयोग के साथ ही झारखंड हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुका है। ऐसे में हेमंत की सफाई के बाद सियासी वार पलटवार का दौर कहां थमेगा, देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ रांची से ओम प्रकाश और गोड्डा से गौरव झा की रिपोर्ट। झारखंड में संगठन विस्तार और मजबूती का राग अलाप रही कांग्रेस की सच्चाई जानकर आपको हैरानी होगी। झारखंड कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन साल 2017 से अब तक नहीं हो पाया। मतलब बगैर प्रदेश कार्यकारिणी के ही झारखंड कांग्रेस राजनीति में मैदान में कांग्रेस का हाथ मजबूत करने में लगी है। रिपोर्ट देखिए। देश की राजनीति में लगातार ढलान की ओर जा रही कांग्रेस का झारखंड में भी बुरा हाल है। झारखंड में कांग्रेस संगठन विस्तार और मजबूती के लिए लगातार दावा कर रही है, पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि साल 2017 से प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी का गठन भी नहीं हो पाया है। अंतिम बार सुखदेव भगत के कार्यकाल में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया गया था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले नेताओं को पर्याप्त समय नहीं मिला। अगर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल को देखें तो सुखदेव भगत 13 मई 2013 से 15 नवंबर 2017 तक पद पर रहे।
डॉक्टर अजय कुमार 16 नवंबर 2017 से 25 अगस्त 2019 तक अध्यक्ष पद पर रहे। रामेश्वर उरांव 26 अगस्त 2019 से 24 अगस्त 2021 तक अध्यक्ष पद पर रहे, जबकि राजेश ठाकुर 25 अगस्त 2021 से अब तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हैं। झारखंड कांग्रेस के नेता इस बात को सहजता से स्वीकार भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि भले ही प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी की गतिशीलता बरकरार है। कार्य समिति का गठन नहीं हो पाया, ये सही है, लेकिन उसके साथ साथ संगठन विस्तार के लिए पूरे राज्य के तमाम विधानसभा प्रभारियों का मनोनयन हुआ, फिर जिला प्रभारियों का मनोनयन हुआ, तो स्वाभाविक तौर पे जो संगठन की गतिशीलता है वो बरकरार थी। झारखंड कांग्रेस ने हाल के कुछ महीनों में संगठन और आंदोलन के मोर्चे पर अपनी सक्रियता जरूर बढ़ाई है। साथ ही पुराने और अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवा और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को भविष्य में मौका देने की रणनीति बनाई है। हालांकि प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर अब तक की सूची भी तैयार नहीं हो पाई है। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाले दिन में संगठन को मजबूती देने के लिए मैंने मजबूत लोगों को और सक्षम लोगों को इसकी जिम्मेवारी दी जाएगी। क्योंकि 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव है और एक एक चीजों को बहुत बारीकी से देखा जा रहा है। झारखंड में कांग्रेस ने 7.5 लाख सदस्य बनाने में सफलता हासिल की है। मई महीने में पूरे प्रदेश भर में संगठनात्मक चुनाव भी आरंभ हो जाएगा। ऐसे में ये तय है कि झारखंड कांग्रेस की कार्यकारिणी में जगह बनाने का सपना देख रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को अभी और इंतजार करना होगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। 9 अप्रैल को देवघर के त्रिकुट हादसे में रेस्क्यू के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिनके परिवारों को सीएम की तरफ से 5-5 लाख रुपए दिए गए थे। कल दामोदर कंपनी की तरफ से 25-25 लाख रुपए का चेक सौंपा गया है। देवघर के त्रिकुट में हुए हादसे की ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। कितना खतरनाक था मंजर। लोग जमीन और आसमान के बीच ट्रॉलियों में फंसे हुए थे। लोगों की जान बीच में अटकी हुई थी। सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की तरफ से जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था। सेना के जवान हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे ट्रॉलियों में उतरते और लोगों को सकुशल बाहर निकालते। इस छोटी बच्ची को बचाने की तस्वीर तो शायद ही कोई भुला पाए, लेकिन लोगों को बचाने के इस अभियान के दौरान दुर्घटनावश 3 लोगों की जान चली गई। हेलीकॉप्टर से गिरते हुए इस व्यक्ति की तस्वीरें आज भी विचलित कर देती हैं। रेस्क्यू के दौरान 3 लोगों की जान चली गई थी। आशा कुमारी, कुमार गौरव और छेदू पहाड़िया की मौत हो गई थी। इन तीनों के परिजनों को दामोदर कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस का 25-25 लाख का चेक सौंपा गया। लेकिन दुखद ये है कि इतने गंभीर मामले पर, इतनी हृदय विदारक घटना पर चेक सौंपते हुए मंत्री जी अट्टहास करते दिख रहे थे। कंपनी जो है रोपवे जो संचालित करती थी, उसी के द्वारा 25-25 लाख रुपया 3 व्यक्ति को जो वहाँ उसमें दुर्घटना में मृत्यु हुई थी वो दिया गया था। टेक्निकली साउंड और सभी एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में खोलेंगे और लोगों का विश्वास फिर से हासिल करने के लिए हम दोनों मंत्री जो है पहली सवारी करेंगे। हादसे के बाद इन 3 परिवारों को सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से भी 5-5 लाख रुपए दिए गए थे और अब ये 25-25 लाख का चेक। ये पैसे दुर्घटना में मरे उन 3 लोगों की जिंदगी तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके जाने के बाद इससे घर वालों को घर चलाने में थोड़ी मदद जरूर मिल सकती है। हालांकि अब ध्यान इस बात पर देना जरूरी है कि लापरवाही की वजह से दोबारा कोई हादसा न हो।